हाय एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम साथ में एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी से चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करा था, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो देखो, ये एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। एंड अभी हम इस टेक्स्ट बुक से फंडामेंटल राइट्स पे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड लास्ट सेशन में हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था साथ में। एंड हमने साथ ही साथ ये भी कोशिश की थी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है, हम उसको साथ साथ देखते चले। तो हमने ये सब किया था। एंड लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। बेसिकली आपको इसमें ये बताना है कि कौन से आर्टिकल के प्रोविज़न इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है ना, नॉट लगा है, ठीक है। तो अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में अगर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि जो स्टेट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो स्टेट को एम्पावर करता है कि वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो ये वाला करेक्टली मैच्ड है। आपको मैं एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ। तो देखो, आपका जो आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर प्लेस ऑफ बर्थ। दैट मीन्स कि जो आर्टिकल 15 है वो 5 ऐसे ग्राउंड बताता है जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, है ना। तो इसका जब आप क्लॉज 4 देखोगे तो आर्टिकल 15 का क्लास 4 जो है वो क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल आर इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है आपका? आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को बचाने के लिए होता है, ठीक है। शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स आर फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। डैट मीन्स कि ये वाला करेक्टली मैच्ड है। फिर जब आप आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 से क्लॉज 7 देखोगे तो वहाँ पे आपको सेफ गार्ड मिल जाएगा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। आर्टिकल 22 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आर्टिकल 22 एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या है। बहुत बार रिकॉल करना होता है ना यार, ये इसीलिए हम तो साथ में सॉल्व कर रहे हैं ताकि रिवीजन करते वक्त आसानी रहे। तो अगर हम आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 7 तक आपका सेफ गार्ड दे रखा है ना, सेफ गार्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 जो है वो क्या है? इम्यूनिटी फ्रॉम डबल पनिशमेंट। मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रोकता है डबल पनिशमेंट देने से। मतलब कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो मतलब कोई भी जो है वो सेम ऑफेंस के लिए, मतलब सेम अपराध के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकती। इसी को डबल जीओ पार्टी भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है? राइट्स इन प्रोटेक्शन। हाँ, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसका जब क्लॉज 2 देखोगे तो इसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी प्रोजिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। अगर कोई आप सज़ा करते हो जिसके लिए आपको एक बार पनिशमेंट मिल चुका है, दोबारा उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये भी सही से मैच्ड है। तो आर्टिकल 16 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन इन सर्विस अंडर द स्टेट। तो ये आर्टिकल 16 में नहीं, आर्टिकल 15 में दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नाउ अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ऑफ द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप जब देखोगे तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन में ये दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट है। इसमें क्या रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या कहता है?
रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक ऑर्डर है जो हायर कोर्ट इश्यू करता है ना। का क्यों? ताकि वो कमांड कर सके लोअर कोर्ट को, ताकि उनके द्वारा जितने भी ऐसे प्रोसीडिंग जो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता उन पे सीज करने के लिए, ठीक है, उन पे सीज मतलब पाबंदी लगाने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन हायर कोर्ट जारी करती है, ठीक है। हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इट कैन बी क्लेम्ड बाय एन एग्रीव्ड पार्टी एज अ मैटर ऑफ राइट, ऑब्सोल्युटली, है ना। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो उसे क्लेम किया जा सकता है किसी भी एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो विक्टिम है ना, उसकी साइड से एज अ मैटर ऑफ राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज कंटेंट इन द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो अगर जब आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो मैंने पहले ही सब इन्फॉर्मेशन को लिख रखा है ताकि इन्फॉर्मेशन को गेन करने में बेनिफिटेड हो, ठीक है। तो देखो आप जब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को देखोगे तो इसके लिए जो आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं वो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या बताता है? आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। आर्टिकल 29 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन करता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, है ना। तो ऐसे लोग ही माइनॉरिटी में आएंगे जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो या कल्चर हो, है ना। तो ऐसे 3 ग्राउंड को बताया गया है माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। रिलीजन इसमें नहीं है, बहुत लोग रिलीजन को भी समझते हैं। तो अब देखो, तो अभी हमने क्या देखा, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है वो किसको प्रोटेक्शन के लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स के लिए है ये। नाउ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो आप जब अंडर आर्टिकल 25 देखोगे, ठीक है, आर्टिकल 25 में आपको मिल जाएगा कि जो है स्टेट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। स्पेसिफिक ग्राउंड में आपको क्या क्या मिल जाएगा? मॉरलिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, आपको सोशल जस्टिस नहीं मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो आप इसका जब ग्राउंड देखोगे तो क्या है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिल गया? पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ। दैट मीन्स इसमें जो सोशल जस्टिस है वो नहीं है, स्पेसिफिक ग्राउंड नॉट लिखा है ना यहाँ पे। तो चलो मूव फर्दर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, द स्कोप ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज इन्वेस्टिगेट in Article 21 of the Constitution of India has expanded considerably over the years. Which one of the following can still not be subject of this protection? देखो आर्टिकल 20 में जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिखा है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो उसका जो मतलब दायित्व मतलब उसका जो स्कोप है आर्टिकल 21 का वो बढ़ता जा रहा है। तो स्टिल अभी तक जो आर्टिकल 20 है उसने किन बातों को किन प्रोविज़न को कवर नहीं किया है उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो राइट ऑफ गुड हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 आपको ये राइट है। द राइट ऑफ बॉन्डेड लेबर टू रिहैबिलिटेशन आफ्टर रिलीज, ये भी है ना, कि ऐसे लेबर जो बॉन्डेड लेबर मतलब ऐसे बधुआ मजदूर को वापस से उनकी पूर्व स्थिति में लाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है, ठीक है। द राइट टू लिवलीहुड बाय मीन्स विच आर नॉट इलीगल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी है, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टिल नॉट, है ना, अभी तक नहीं किया गया है। तो वो क्या है? द राइट अंडर द सेटलमेंट टू क्लेम बोनस और DNS अलाउंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। नाउ
देखो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी पूछना नहीं है तो इसको साथ में नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द राइट टू फ्रीडम। तो देखो आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप जब देखोगे तो उसमें आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं, आर्टिकल 19 क्या है। आर्टिकल 19 में ही तो आपको राइट टू फ्रीडम दिया गया है ना। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है आर्टिकल 19 में, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का ये सारे जो है ए में क्या है कि आपको फ्रीडम ऑफ, अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो देखो ये सारे स्पेशल राइट्स है। मतलब आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 में आर्टिकल 19 का जो सब आर्टिकल 1 है उसके जो सारे क्लॉजेज है वो बस स्पेशल राइट्स है इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन आर यूनियंस आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and lastly, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ना, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 19 में ये बात रिलेटेड है। यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर यूनियंस हमने देखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 19 के क्लॉज सी में दे रखा है आर्टिकल 1 के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में दे रखा है, ठीक है, कि आप मतलब आप फ्री हो टू फॉर्म एसोसिएशन आर यूनियंस, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 19 जो है इसको भी इंक्लूड करता है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये हमने आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में देखा था ना, कि आप पीसेबली विदाउट आर्म्स के साथ असेंबल हो सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 19 में नहीं है। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ को राइट्स है कि वो स्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी को पता होगा। स्टेट की डिफिनेशन में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटीज आर अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि इसमें तीनों सही है, तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। स्टेट की डिफिनेशन बेसिकली इसमें बताना था, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी को पता होगा कि भीमराव अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को, जो कि आपको आर्टिकल 32 में मिलेगा, क्या बताया था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप जब देखोगे तो ये आपको अभी हमने देखा था ना, आर्टिकल 19 में ये फ्रीडम है, ये वाला भी है, ठीक है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ये भी है आर्टिकल 19 के 1 के क्लास जी में हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या नहीं है, किस चीज़ का फ्रीडम नहीं दे रखा है आर्टिकल 19 ने, फ्रीडम टू ओन एक्वायर और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट गारंटेड लिखा है, तो आर्टिकल 19 आपको ये गारंटी नहीं करता, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ये सारी चीज़ें गारंटीड है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके है, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके है। तो इसमें देखो इन 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड, देखो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या इश्यू करा था कि 20% रिजर्वेशन मिलेगा टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ठीक है, उसको जो सरकार है वो क्या करेगी, 20% आरक्षण देगी, ठीक है। तो ये बात सही है।
द बेनिफिट ऑफ द एबव रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन बिलोंगिंग टू EWS who are not covered under any of the existing scheme of reservation for SCs, EST and OBC। तो बेसिकली आपको पता ही है कि जो ये जो EWS वाला क्राइटेरिया है उसमें बस जनरल लोगों के लिए है, ठीक है, रिजर्वेशन। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो अभी देखो आर्टिकल अभी ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन लो। तो अभी आपने ये जाना कि ये SC, ST, OBC के लिए नहीं है, ठीक है। और इस बात के लिए जो इसके लिए जो अगर लैंडमार्क केस देखो तो आपको जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस मिल जाएगा, जो कि EWS से ही आया है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो अगर हम देखें तो इसमें जो गोपालन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो कि 1950 का केस है, वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है। कुछ अदर एग्जाम्पल देख लो, हो सकता है कभी आए। हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कि 1979 का है, वो भी एग्जाम्पल है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का। खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1962 का जो केस है वो भी एग्जाम्पल है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1978 का केस है वो भी एग्जाम्पल है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन। तो देखो राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट वो किस में इम्प्लिसिट है। राइट टू प्राइवेसी आप कहते हैं ना कि हमें अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी हमारा अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21 में है ये, जो कि आपका आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये जो ऊपर पूछा था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये पूछा गया है। अभी आप जानते हो ये 2019 में हुआ था। तो 103rd अमेंडमेंट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने EWS के लिए 20% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाया था, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है ये, 103वां अमेंड है जो कि 2019 में हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमने जो केस देखा था वो क्या है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ठीक है। नाउ राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स इमिनेटिंग फ्रॉम द राइट्स। देखो राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये किस राइट से निकलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, जो कि आपके आर्टिकल 21 में दे रखा है। अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, तो वो किस में दे रखा है, आर्टिकल 21A में, जो कि ऐड कब हुआ था, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21A के। और इसको किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था। इसके लिए दो केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है जो 1992 का है, और एक जो केस है वो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है, ठीक है। नाउ द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज लॉ फॉर द पर्पज। तो अभी आप ये जो लाइन है ना, एनी लॉ विच टेक्स अवे आर एवरेज फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो प्रोविज़न है ये आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये आपके आर्टिकल 13 क्या है, लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे or abridge the fundamental rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि ऐसे राइट्स को टेक अवे कर दे, दूर ले जाए या फिर ख़त्म कर दे, है ना, जो इस पार्ट में दे रखे हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कुछ ऐसा लॉ बनाता है तो वो लॉ वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है।
तो देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में आपको देखोगे तो इसमें जो है, सॉरी इधर देखो, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, बाय रूल चेंजेस ला सकता है, ठीक है। उसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आपके पार्ट 20 में दे रखा है अंडर आर्टिकल 368, उसका कोई काम नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। नाउ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स कैन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो देखो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए जो स्पेसिफिक ग्राउंड है वो क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दे रखा है, ठीक है। बाकी ये सब जो है पीसफुल असेंबल, एसोसिएशन ऑफ यूनियन, ये कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन जो कि बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। अगर हम मूवमेंट की बात करें, फ्रीली मूवमेंट की, तो वो जो है वो रिस्ट्रिक्शन है फॉर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड अंडर सेपरेट आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि कौन सा सेपरेट आर्टिकल में मेंशन है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में इनमें से दिए हुए कौन से प्रोविज़न अलग अलग आर्टिकल्स में है। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें तो ये आर्टिकल 17 में मिल जाएगा। एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करें तो ये आर्टिकल 18 में मिल जाएगा। फ्रीडम ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, तो रिलीजन वाला आपको आर्टिकल 25 में मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ये आर्टिकल 29 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें चारों जो है 1 2 3 4 चारों अलग अलग सेपरेट आर्टिकल में है। तो यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। नाउ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाई, देखो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो बस एक ही सिनेरियो में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। वो भी जब आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी घोषित करती है, नेशनल इमरजेंसी घोषित करती है, तभी आपका जो फंडामेंटल राइट है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो आपके वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दे रखा है फ्रॉम आर्टिकल 352 से लेके 360 तक, ठीक है। 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी मिल जाएगा। नाउ द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ लीगल राइट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट बिकॉज इट, तो पहले ये जान लो कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे अब लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे कन्वर्ट कर दिया गया था लीगल राइट से कन्वर्ट कर दिया गया था लीगल राइट में फ्रॉम फंडामेंटल राइट। तो ये क्यों हुआ था आप सभी को पता ही है, क्योंकि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है जब वो फंडामेंटल राइट था तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था जुडिशरी और पार्लियामेंट में। दैट्स वाई राइट टू प्रॉपर्टी को अब लीगल राइट बना के दिया गया है, ठीक है। बाई विच अमेंडमेंट, बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है। और ये ओवर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज रिलेटेड टू द ट्रायल ऑफ द राइट टू अ टाइटल और इलेक्टिव ऑफिस, तो इसमें से कौन सा रिट जो है वो रिलेटेड है टू द ट्रायल ऑफ द राइट टू अ टाइटल और इलेक्टिव ऑफिस, तो ये है रिट ऑफ क्यू वारंटो। रिट ऑफ क्यू वारंटो को क्यों यूज किया जाता है, ताकि वो इंक्वायर कर सके लीगलिटी ऑफ पर्सन के क्लेम को चेक कर सके, है ना, जो किसी पब्लिक ऑफिस में दिया जा सकता है, और प्रिवेंट कर सके इलीगल ऑक्यूपेशन को, जो ये इंश्योर करता है कि जो होल्डर है वो उसे इलीगली होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो रिट ऑफ क्यू वारंटो इसमें सही है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस स्टेटेड देयरिन व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो आर्टिकल 22 है वो ये प्रावधान दिया है कि 3 महीने से ज़्यादा उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गारंटेड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो बस
इंडियन सिटी मतलब वो बस इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। बाकी जो सारी राइट है वो सभी सिटीजन के लिए है, बट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो बस इंडियन सिटीजन के लिए है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हो सकता है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सभी को दे दे, सभी सिटीजन को दे दे, तो ये थ्योरेटिकली अलाउ कर देगा फॉरेन जितने भी फॉरेनर्स है कि वो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर में अपना इंटरफेयर करे, ठीक है। तो दैट्स वाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो बस इंडियन सिटीजन के लिए है, बाकी सारे राइट्स जो है वो सभी लोगों के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी। टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज्ड द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो देखो ये सारे ही इसमें 1 और 2 ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। सॉरी, इसमें ये चारों आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमने जितने देखो जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब नियर अबाउट 90 क्वेश्चन है। तो हम लास्ट सेशन में ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड देन आफ्टर हमारा स्टार्ट होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।